पुरुषों से बराबरी करने की स्त्रियों की होड़ लंबे समय से होती आ रही है। यह होड़ धीरे धीरे एक जंग का रूप लेती गई है। नारियों के सशक्तिकरण की आवाज जोर जोर से उठती रही है और देखते ही देखते पुरुषों के खिलाफ नारियों की एक जबरदस्त सेना तैयार हो गई है। हजारों लाखों वर्ष पूर्व मनुष्य जंगलों में जानवरों की तरह रहा करता था। उस जीवन की अपनी जटिलताएं थीं। उन जटिलताओं से पार पाने के लिए परिवार का प्रादुर्भाव हुआ। मनुष्य अब परिवारों में रहने लगा। सभ्यता का चक्र शनह शनह आगे बढ़ता गया और समाज का एक पूरा ही ताना बाना आगे जाकर तैयार हो गया। उस सामाजिक व्यवस्था के संचालन के लिए कुछ नियम कायदे तैयार किए गए। उस व्यवस्था में हरेक की अपनी भूमिका तय की गई। अपनी अपनी पात्रता और सामर्थ्य के अनुसार लोगों में कार्य का विभाजन हुआ और यह समाज इन सारी व्यवस्थाओं के साथ प्रगति की राह पर अग्रसर हो गया। यह सृष्टि भी व्यवस्था के उस ताने बाने से बुनी हुई है। व्यवस्था की उस धुरी पर ही यह संपूर्ण सृष्टि घूम रही है। इस ब्रह्मांड के सारे ग्रह नक्षत्र, सौरमंडल और वे अनगिनत आकाशीय पिंड समर्पित भाव से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, सृष्टि के संचालन में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं है। सभी पूर्ण मनोयोग के साथ बस अपने उस कर्तव्य को निभा रहे हैं। क्या हो जो ये ग्रह नक्षत्र और ये आकाशीय पिंड कर्तव्य निर्वहन का अपना मार्ग छोड़कर अपनी अपनी मनमानी पर उतर आए, समानता का वह राग अलापने लगे, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष पर उतर आए। क्या होगा? उस संघर्ष का अंजाम क्या होगा? कैसा वह भयंकर मंजर नहीं होगा? चारों ओर महाप्रलय ही नहीं आ जाएगा? अधिकारों से बढ़कर भी यदि कोई चीज है तो वो कर्तव्य है। किसी का सबसे बड़ा यदि कोई अधिकार है तो वो कर्तव्य ही है। यानी संपूर्ण समर्पण के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करें, सारे अधिकार अपने आप आपको मिल जाएंगे। तो कर्तव्य ही सब कुछ है। कर्तव्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। पर हमारे समाज में एक नहीं कई विसंगतियां देखने मिलती हैं। कर्तव्य के पहले अधिकारों की बात की जाती है। अधिकारों के लिए लड़ाइयां लड़ी जाती हैं, जोर जोर से आवाजें उठाई जाती हैं। कर्तव्य लगातार अनदेखा किया जाता है। अधिकार और कर्तव्य के बीच उस असंतुलन से सामाजिक व्यवस्था का यह तंत्र डगमगाने लगता है। देखते ही देखते पूरी सामाजिक व्यवस्था छिन्न विच्छिन्न हो जाती है, पर अधिकारों के लिए वो जंग फिर भी जारी रहती है। ऐसी ही जंग आज इस देश की नारियों के द्वारा लड़ी जा रही है। समानता की वो आवाज जोर जोर से उठाई जा रही है। पुरुषों से बराबरी की पुरजोर कोशिश की जा रही है और यह कोशिश समाज को एक अजीबोगरीब रास्ते पर लेकर जा रही है। विधाता ने स्त्री और पुरुष की अलग अलग ढंग से रचनाएं की हैं। रचनाओं की इस भिन्नता के कारण स्त्री और पुरुष की शक्ति और सामर्थ्य भी अलग अलग है। कहीं पुरुष अधिक सामर्थ्यवान है तो कहीं स्त्री की सामर्थ्य पुरुष से बढ़कर है। कुल मिलाकर स्त्री और पुरुष दो अलग रचनाएं हैं और रचना की इसी भिन्नता के कारण उनकी अलग अलग भूमिकाएं हैं। बैल को हल में क्यों जोता जाता है? क्यों बैलगाड़ी में भी बैल को ही जोता जाता है? गाय को क्यों नहीं? कोई भी बता देगा। बैल गाय से ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए वह बड़ा बोझ उसके कंधों पर रखा जाता है। गाय को वह दायित्व नहीं दिया जाता। अब गाय बैल से बराबरी की मांग करने लगे, समानता के अधिकार का वह प्रलाप करने लगे, तो क्या यह उचित होगा? गाय का वह प्रलाप क्या जायज होगा? कदापि नहीं। किसी और के लिए भी नहीं और खुद गाय के लिए भी नहीं। अपने अधिकार की प्राप्ति के लिए गाय का वह आंदोलन पूरी तरह नाजायज होगा। किसी भी सूरत में वो सही या मुनासिब नहीं होगा। फर्ज करें पैरों की जूती माथे पर सुशोभित उस मुकुट से बराबरी की मांग करने लगे, उसे भी सिर पर सजाने का अपना अधिकार मांगने लगे, तो क्या यह उचित होगा? जूती का यह अधिकार मांगना क्या जायज होगा? कितना अशोभनीय वह मंजर ना होगा जब पैरों की जूती सिर पर और माथे का वो मुकुट पैरों में होगा। कितना उपहास, कितना परिहास नहीं होगा। कैसा वो अजीबोगरीब दृश्य उपस्थित नहीं हो जाएगा। फर्ज करें सुई तलवार से बराबरी की मांग करने लगे और तलवार सुई की बराबरी की चाह रखने लगे, क्या होगा? क्या तलवार से किसी फटे वस्त्र को सिला जा सकेगा? क्या सुई से कोई युद्ध लड़ा जा सकेगा? कदापि नहीं, कभी भी नहीं। यहां छोटा या बड़ा कोई नहीं है। सबकी अपनी अपनी भूमिकाएं हैं और वे भूमिकाएं उनकी अपनी शक्ति और सामर्थ्य के हिसाब से हैं। इन सारी ही भूमिकाओं का एकमात्र उद्देश्य व्यवस्था स्थापन है। व्यवस्था स्थापन के अतिरिक्त कोई उद्देश्य नहीं है। पुरुष को भगवान ने कुछ इस तरह का बनाया है कि वह आधी रात को भी घर से बाहर निकलकर कोई कार्य कर सकता है, उस बाहरी दुनिया की किसी भी चुनौती को अपने ऊपर ले सकता है। पर एक स्त्री का आधी रात को घर से अकेले निकलना खतरे से खाली नहीं। घात लगाकर बाहर बैठे हुए भूखे भेड़िए उसकी इज्जत की बोटी बोटी नोच सकते हैं, उसकी जिंदगी को तहस नहस कर सकते हैं।
इन्हीं सब कारणों से पुरुष को बाहरी दुनिया का दायित्व दिया गया है और परिवार की उस आंतरिक दुनिया का दायित्व स्त्री को। पर जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य आज समाज में देखने मिलता है वो ये कि स्त्रियों ने अपने उस पारिवारिक दायित्व को अपने शोषण का नाम दे दिया है, घर की चाह दीवारी की कैद उसे करार दिया है। परिवारजनों की उस सेवा के कार्य को उसने अपना उत्पीड़न ठहरा दिया है। अपने बच्चों की परवरिश को भी उसने खुद पर अत्याचार का नाम दे दिया है। पुरुषों से बराबरी की स्त्री की उस चाह ने आज सारी पारिवारिक व्यवस्था को ही छिन्न विच्छिन्न कर दिया है। पुरुषों से बराबरी करने की स्त्री की उस चाह ने समाज को बर्बादी के एक अजीबोगरीब मुकाम पर खड़ा कर दिया है। बात बेहद ही गंभीर, बेहद ही चिंतनीय है। पुरुषों से बराबरी की स्त्रियों की वह चाह इस समाज और इस देश के हित में कदापि नहीं है। अभिप्राय यह नहीं कि स्त्रियों को घर की चाह दीवारी में ही कैद कर दिया जाए, बाहर की दुनिया से उनका नाता ही तोड़ दिया जाए। बेशक स्त्रियां खुशियों के उस सतरंगे आसमान में पंख फैलाकर उड़ें, जोर जोर से हंसें, जी भर कर इस जिंदगी का मजा लें, दिल खोल कर इस जिंदगी को जिएं, पर अपने उस परम पुनीत कर्तव्य को अपने शोषण का नाम कदापि न दें। उस पारिवारिक कर्तव्य से विमुख होने की वह भूल भूले से भी न करें। परिवार, इस समाज और इस देश की वह भारी जिम्मेदारी उनके कंधे पर है। उस जिम्मेदारी से मुंह मोड़कर परिवार, समाज और इस देश के वजूद को ही खतरे में न डालें। संपूर्ण समर्पण के साथ अपने पारिवारिक दायित्व का निर्वहन करें। जो यह दायित्व उन्होंने समर्पित भाव से निभाया तो इस दुनिया की हर खुशी उस परिवार में होगी। जन्नत फिर कहीं और नहीं, वहीं होगी, सिर्फ वहीं। जय हिंद।